वर्डप्रेस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है और हम इसे यूज करके किस तरह से एक अच्छा ब्लॉग या वेबसाइट बना सकते हैं, उस चीज पर हम लोग इस मॉड्यूल में सारे के सारे डिस्कस करेंगे एंड दिस विल बी टोटली प्रैक्टिकल। और मैं आप सब लोगों को रेकमेंड करूंगा कि अपनी एक वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट जरूर बनाएं। अगर आप लोग अपनी एक पर्सनल प्रोफाइल ही किसी एक जगह पे वर्चुअली अगर अपनी बना लेंगे और अपनी सीवी के ऊपर लिख लेंगे दैट यू नो वर्डप्रेस, तो दैट वुड बी अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर यू गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक वेबसाइट किसी भी बिजनेस से रिलेटेड हुआ करती है, यानी एक वेबसाइट जिसके अंदर आप कोई ना कोई सर्विसेज बेच रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन एक ब्लॉग एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आप अपनी थॉट्स पेश करते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। दिस इज टोटली कमर्शियल डायरेक्टली, और ये जरूरी नहीं कि डायरेक्टली ये कमर्शियल हो, इसमें आप कोई चीजें बेच रहे हो, आप हो सकता है किसी के एफिलिएट हो के इसमें काम कर रहे हो सकता है आप इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करके एडसेंस और एड्स के थ्रू कमाई कर रहे हो। तो वेबसाइट और ब्लॉग के अंदर ये एक डिफरेंट फर्क है। बट जनरली जब भी मैं ब्लॉग बोलूं या वेबसाइट बोलूं, मेरा जनरली इन दोनों से मतलब सेम होता है। बट एक वेबसाइट बनाने के लिए आप लोगों को क्या रेसिपी के लिए चाहिए, हम उस चीज को डिस्कस करते हैं। तो एक बात अब आप माइंड में रख लीजिए कि वेबसाइट बनाना बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोगों ने अपना एक घर बनाना है या फिर आप लोगों ने कोई शॉपिंग मॉल बनाना है किसी जगह पे। तो जब आप लोगों ने शॉपिंग मॉल बनाना है तो आप लोग क्या करेंगे, किसी जगह पे कोई ना कोई लैंड एक्वायर करेंगे। जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हैं, एक ये जो है एरिया हमने कुछ ले लिया, ठीक है, और उसके ऊपर जाकर हम अपना एक शॉप या फिर अपना एक शॉपिंग मॉल हम अपना बनाएंगे, ठीक है, और उसको कोई नेम भी देंगे। अब इस एरिया को, जो हम एरिया लेते हैं, उस चीज को इंटरनेट की दुनिया में होस्टिंग कहते हैं। होस्टिंग। अब ये एरिया कहाँ पे होता है, किधर होता है, ये समझ आ जाए तो ठीक है, ना भी समझ आए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लोग जैसे यहाँ पे एरिया लेते हैं 5 मरले का, 10 मरले का, एक कनाल का, इसी तरह से इंटरनेट के अंदर जगह ली जाती है। 1 GB की वेबसाइट लेनी है, 2 GB की वेबसाइट की जगह लेनी है कि 5 GB की वेबसाइट की जगह लेनी है, ठीक है। अच्छा, ये होस्टिंग जब आप खरीद लेते हैं, जगह आप खरीद लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर आप एक ही मकान बनाएं। आप उसके अंदर 2 वेबसाइटें भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं। यानी एक अगर आपने 5 GB की होस्टिंग ले लिया है तो उसके अंदर आप 1-1 GB की 5 वेबसाइटें भी बना सकते हैं। उस चीज को स्पेसिफिकली कहा जाता है शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो वो उसके अंदर शॉप बनानी है, जो घर बनाना है, जो दुकान बनानी है, उसका एक नाम होता है। जैसे इस दुकान का नाम पंजाब जनरल स्टोर है, उस नाम को यूनिक होना चाहिए। उस तरह के नाम की पहले कोई भी शॉप, कोई भी वेबसाइट दुनिया के अंदर नहीं होनी चाहिए। उस चीज को कहते हैं डोमेन, ठीक है। तो होस्टिंग और डोमेन, इन दोनों के अंदर ये मेजर फर्क है। अगर आप बड़े बड़े आर्टिकल पढ़ेंगे एज अ न्यूबी, आपको समझ नहीं आएगी। ये बिल्कुल सिंपल मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि डोमेन और होस्टिंग का फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है। तो जब भी मैं होस्टिंग कहूंगा, उसका मतलब है वो स्पेस जिसके अंदर वेबसाइट इंस्टॉल है इंटरनेट के अंदर, और डोमेन का मतलब वो होगा जो उस वेबसाइट का स्पेसिफिकली नेम है। ठीक होगी बात, आगे चलते हैं। अब ये मैंने आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स इस तरह की रखी। अब जैसे कि आप होस्टिंग लेते हो तो आप होस्टिंग परमानेंटली नहीं लेते, ठीक है। आप उसको यूं समझ लीजिए कि किराए के ऊपर लेते हो। 1 साल के लिए 2 GB लिए, 1 साल के लिए 5 GB लिए, 10 साल के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आप लोगों का प्लान कितना बड़ा है, आप कितनी देर के लिए इंटरनेट के अंदर आए हैं। और ये भी रैंकिंग फैक्टर होते हैं। गूगल इस चीज को देखता है कि आप लोग कितनी देर के लिए इंटरनेट के अंदर आए हैं और आप कितनी देर तक इसके ऊपर कंटेंट अपलोड करते रहेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को बाकी पुरानी वेबसाइट्स के ऊपर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक तरह का हो जाता है कि जो वेबसाइट 2 से 3 साल का प्लान लेके आई, अगर आप 10 साल का प्लान खरीद के बैठ जाते हैं तो आप लोगों की तरफ गूगल की नजरें होने लग जाती हैं और आपका कंटेंट रैंक होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। दिस इज वन ऑफ द सिग्नल्स। इस तरह से डोमेन की बात की जाए, अब कोई बंदा है, उसने अपनी डोमेन ले ली अहमद राइट्स फॉर यू, ठीक है, और उसके साथ वो आगे वो .com में भी ले सकता है, .pk में भी ले सकता है, .edu भी ले सकता है, .org भी ले सकता है, ठीक है। ये इन सब के अंदर फर्क है, और फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोग किस तरह का काम करना चाह रहे हो, किस किस्म की वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई अपनी कंपनी की वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं, .com से भी काम चला सकते हैं और .org से भी काम चला सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली देखा जाए वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो .org जरा ज्यादा वो मानी जाती है, अथॉरिटेटिव मानी जाएगी और ज्यादा सीरियस मानी जाएगी, और .com से जरा महंगी होगी, ठीक है।
इसी तरह से edu एक बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव होती है, यूनिवर्सिटीज जो होती हैं इस तरह की .edu भी लेती हैं, .edu .pk भी लेती हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज एजुकेशन से रिलेटेड जो भी होंगी वो इससे रिलेटेड ले लेती हैं। और .pk सिर्फ ये है कि अगर आपका बिजनेस और आपकी ऑडियंस और आपका स्कोप पाकिस्तान तक ज्यादा महदूद है तो आप .pk की डोमेन ले लेते हैं। बट इन सब के अंदर सेम काम किए जा सकते हैं, कोई ऐसा जिस चीज का मसला नहीं। लेकिन अगर आपको कुछ समझना है, .com इज द बेस्ट वे कि आप .com की एक डोमेन लें और उसके ऊपर आप काम करें, और मैं भी आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगा। अभी मैं आप लोगों को कुछ वेबसाइट्स के नेम बताता हूं और फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि डोमेन सर्च किस तरह से की जाती है उन वेबसाइट्स के ऊपर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास, जैसा कि नेम चीप है, ब्लू होस्ट है, GoDaddy.com है, HostGator है, SiteGround है। ये सब की सब वेबसाइट्स हैं और जो कि आप लोगों को डोमेन भी प्रोवाइड करती हैं और होस्टिंग भी आप लोगों को प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब ये बात जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने ये जो फर्ज किया ना, नेम चीप की हम बात करते हैं, नेम चीप .com एक वेबसाइट है, यू समझ लें एक प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है। तो नेम चीप से आप लोगों ने अहमद राइट्स फॉर यू खरीदी, ठीक है, और आप लोगों ने होस्टिंग भी उन्हीं से खरीदी, ये एक ऑप्शन है आपके पास। लेकिन हो सकता है कि आप अहमद राइट्स फॉर यू .com नेम चीप से लें और GoDaddy से होस्टिंग खरीद लें। ये जरूरी नहीं है कि जिनसे आप डोमेन ले रहे हैं उन्हीं से आपने होस्टिंग भी लेनी है। आप लोग किसी एक कंपनी से डोमेन ले सकते हैं सस्ती और दूसरी से होस्टिंग ले सकते हैं सस्ती, अगर आप लोगों के पैकेज के अंदर ये चीज आती है इस तरह से, ठीक है। बट मेरे ख्याल में सिंस यू आर अ बिगिनर, आप इस तरह का काम मत कीजिए। आप लोग डोमेन भी उसी वेबसाइट से लें जिनसे आप होस्टिंग ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इनके अंदर, मैं आपको पर्सनली कोई भी रिकमेंड नहीं करता इनके अंदर से, बट ये है कि नेम चीप स्टार्टिंग में सस्ती होती है मगर अगले साल से बहुत महंगी आप लोगों को करने लग जाते हैं लोग, ठीक है। इन द लॉन्ग टर्म दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है। क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो साइट ग्राउंड इज द बेस्ट, ठीक है, और ब्लू होस्ट इज ऑल्सो वेरी गुड। मैं GoDaddy और HostGator को इतना पर्सनली पसंद नहीं करता, मगर ऐसे भी लोग हैं जो इन वेबसाइट्स को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब मैं इनमें से किसी एक वेबसाइट के ऊपर जाता हूं और जाकर आपको दिखाता हूं कि जैसे हम किसी वेबसाइट के ऊपर जाकर यूजर नेम सर्च करते हैं कि ये यूजर नेम अवेलेबल है कि नहीं, उसी तरह से आपको सर्च करना है कि डोमेन नेम आप लोगों की अवेलेबल है कि नहीं है। अभी जो भी हमारी डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडिंग वेबसाइट्स हैं, GoDaddy.com, नेमचीम, ब्लू होस्ट और होस्टिंगर और HostGator वगैरह वगैरह बहुत सारी हैं, लोकल भी काफी। मैं आप लोगों को लोकल भी अभी कुछ थोड़ी देर में रेकमेंड करता हूं ताकि आप उन लोगों से उर्दू में भी अगर आप लोगों को कोई कस्टमर सपोर्ट चाहिए तो आप लोगों को मिल जाया करे, ठीक है। तो आप लोग गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना GoDaddy डोमेन सर्च, तो आप लोगों को इस तरह का पेज मिल जाएगा। नेम चीप डोमेन सर्च, इस तरह का आपको पेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे आकर मैं कुछ ना कुछ लिख कर देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए ह्यूमनिस्ट होप चैरिटी, ठीक है। मैं इस तरह की मैं सर्च करता हूं कि इस तरह की मुझे कोई डोमेन मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। हमें अपने एनजीओ के लिए कोई इस तरह की इस वक्त एक वेबसाइट चाहिए, तो ये मुझे बता रहा है कि ये आप ले लें, ह्यूमनिस्ट होप charity.com अवेलेबल है, 699 रुपीज के अंदर मुझे यहाँ पे ये अवेलेबल है, ठीक है। और ये कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट ईयर विद अ 2 ईयर रजिस्ट्रेशन, अगर आप 2 साल के लिए इसको रजिस्टर करेंगे तो आप लोगों को ये इतने की मिलेगी, ठीक है। और ये कह रहा है कि अल्टरनेटिव है ह्यूमनिस्ट होप चैरिटी, आप लोगों की 1839 रुपए में फॉर द फर्स्ट ईयर आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। और ये आगे इसने मल्टीपल ऑप्शंस और भी हमें दी हुई हैं कि .net में इतने की है, .org की, .live की, .me की, .info की वगैरह वगैरह। आप लोग इस तरह से करके चेक कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे मैं पहले लिख रहा था कि कोई अगर वेबसाइट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना तो उसका ये हमें बता देगा कि यार इस तरह की वेबसाइट कोई भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं santabenta.com जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है दुनिया के अंदर, ये मुझे बिल्कुल भी ये नहीं देगा और इसकी प्राइस भी मुझे ज्यादा शायद बताएगा, आई होप सो, क्योंकि ये एक बड़ी वेबसाइट से मिलती जुलती एक चीज है। नहीं, इसने santabenta.info इसने कहा अवेलेबल है, और कोई भी इस तरह की वेबसाइट जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ये भी है इसके अंदर अगर आप कोई बड़े बड़े वर्ड्स अगर आप डाल देंगे ना, मनी के, अर्निंग के, कुछ इस तरह के, तो ये इसको ये सेंस कर लेता है कि भाई ये कोई बड़ा बिजनेस है, ठीक है। और इसको जो है हमें ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर जो है हमें चार्ज करना चाहिए, ठीक है। मैं वैसे ही ट्राई करता हूँ कि मॉर्गेज से रिलेटेड जो चीजें गिरवी रखी जाती हैं, मॉर्गेज लोन्स 1 2 3 ऐसे करके मैं सर्च करता हूँ कि इस तरह की कोई वेबसाइट ये मुझे दे सकता है कि नहीं दे सकता, कितने में मतलब ये मुझे देगा।
यू आर ऑन योर वे सर्च करके बताया। देखें इसने ये मुझे 699 की नहीं दी, इसने मुझे ये 2000 की, एक 2200 रुपए की तकरीबन ये मुझे दे रहा है, क्योंकि इसने सेंस कर लिया कि इसके अंदर मॉर्गेज का वर्ड है, इसके अंदर लोन्स का वर्ड है, तो ये एक बड़ी जो है ना हाई प्रोफाइल किस्म का बिजनेस करने वाले हैं, तो इनका बजट ज्यादा है, तो मैं इनको ज्यादा से ज्यादा करके दूं। अच्छा, यहाँ पे एक बिजनेस और भी होता है, जिस तरह से आप वो करते हैं ना प्रॉपर्टी, मैंने कहा इनको ऐसे देखो जैसे प्रॉपर्टी के वो एजेंट्स हैं। तो आप लोग अगर यहाँ पे एक बड़ी बड़ी वेबसाइट्स अगर आप लेकर खुद ही सिर्फ बाय करके अपने पास रख लेते हैं ना, ठीक है, और बाद में उन्हें आप इन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर ऑक्शन के लिए भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं अभी कोई उभरती हुई कोई सेलिब्रिटी है टेनिस के अंदर, क्रिकेट के अंदर, जिन लोगों ने अपनी वेबसाइट्स नहीं बनाई हुई, ठीक है, तो आप उनके नामों से वेबसाइट्स लेकर बना लें, बाद में आप उन लोगों को पिच करें कि भाई आप ये अगर वेबसाइट लेना चाहते हैं तो मैं आपको इतने में मैं आप लोगों को मैं ये बेच सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से डिफरेंट लोग आते हैं ऑक्शन में लेते हैं, और हजार हजार दो हजार डॉलर की भी आप लोगों से ये डोमेन्स बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे ही ये लेना है यहाँ से गेट इट करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, इसी तरह से अपना होस्टिंग प्लान इनसे चूज करेंगे, और सिंपल जैसे सिंपल शॉपिंग होती है आप लोग उस तरह से करके यहाँ पे अपनी होस्टिंग और वो जो है वो खरीद लेंगे, कोई वो इसमें ऐसा दिक्कत नहीं आया करती। Now you guys will have to make sure कि while buying domain and hosting from a specific company, आप लोगों के पास एक अदर डेबिट कार्ड होना चाहिए। डेबिट कार्ड वही कार्ड होता है जो आप लोगों का एटीएम में इस्तेमाल होता है, एटीएम मशीन में जो आप डालते हैं। आप लोग उससे अगर कोई भी ऑनलाइन बाइंग करना चाहते हैं, अमेजोन से, दराज से, या फिर इस तरह से कोई होस्टिंग डोमेन खरीदना चाहते हैं, तो आप लोगों को उसके ऊपर एक अदद ऑनलाइन सेशन एक्टिव करवाना पड़ेगा। आप लोग फॉर एग्जांपल अगर यूबीएल का कार्ड है, तो यूबीएल की कस्टमर सपोर्ट को कॉल करें और उनको कहें कि भाई मेरा इस पे ऑनलाइन सेशन एक्टिव कर दें। वो उस पे आपकी थोड़ी सी डिटेल मांगेंगे, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, जिसके नाम भी कार्ड है, अथॉरिटी चेक करने के लिए। और उसके बाद वो आप लोगों को ऑनलाइन सेशन एक्टिव कर लेंगे। वो आपसे पूछेंगे महीने के लिए ऑन करना है, 6 महीने के लिए ऑन करना है, साल के लिए ऑन करना है। इसके ऊपर अब तक कोई भी बैंक कोई चार्जेस इस चीज के नहीं लेता ऑनलाइन सेशन एक्टिव करने के लिए, मगर वो ऑनलाइन सेशन एक्टिव करने के बाद ही आप लोग किसी जगह पे जाकर अपना एक परचेजिंग कर सकेंगे। उसके अंदर सिर्फ आप लोगों को कार्ड पे ऊपर लिखा हुआ नाम, कार्ड का नंबर और पीछे लिखा हुआ सीवीसी कोड जो होता है, जो कि 3 हिस्सों का, वो आपको एंटर करना पड़ता है। वो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी परचेज कर चुका हूँ। वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। और जिस भी कंपनी से आप परचेज करेंगे उन्हें आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, तो आप लोगों को एक ईमेल वो भेजेंगे जो कि कमोबेश कुछ कुछ इस तरह की दिखती होगी, ठीक है। और उस वेबसाइट वालों ने आप लोगों को एक अदद दिया होगा लिंक, जो कि होगा कंट्रोल पैनल का लिंक। कंट्रोल पैनल का लिंक ये जैसे मुझे दिया हुआ कंट्रोल पैनल का लिंक, इसको शॉर्ट टर्म में सी पैनल बोलते हैं, सी पैनल। और उसका उन्होंने हमें दिया हुआ है यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। ये पासवर्ड अभी आप लोगों के सामने विजिबल नहीं है ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस। जो भी आपको पासवर्ड होगा वो आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। इस ईमेल को गौर से पढ़िएगा, आप लोगों को इससे बहुत लर्निंग होती है कि क्या नई नई चीजें जो आप लोगों को मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है इफ यू आर यूजिंग एन एग्जिस्टिंग डोमेन विद अ न्यू होस्टिंग अकाउंट, यू विल नीड टू अपडेट द नेम सर्वर्स टू पॉइंट द नेम सर्वर लिस्टेड बिलो। कहता है कि अगर आप लोगों ने एग्जिस्टिंग डोमेन को, जो एग्जिस्टिंग डोमेन ये जो आपने ले ली है, क्या ले लिया, ह्यूमनिस्ट होप डॉट ओ आर जी खरीदी है भाई हमने। ह्यूमनिस्ट होप डॉट ओ आर जी हमारी एनजीओ है, जिससे हम फंड रेजिंग वगैरह करते हैं, और हमारी ट्रेनिंग का से जो आने वाले रेवेन्यू का एक सब्सटेंशियल चंक जो है इसके अंदर चला जाता है। तो उसकी वेबसाइट अभी बनने लगी है आपके सामने। तो कहता है कि आप लोग अगर डिफरेंट डोमेन और होस्टिंग डिफरेंट जगह से अगर आप यूज करें, तो आप लोगों को नेम सर्वर्स जो है वो अपडेट शायद करने पड़ सकते हैं। नेम सर्वर क्या है, ये आप लोगों को कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, नेम सर्वर 1 की जगह क्या है, नेम सर्वर 2 क्या है, वहां पे आप लोगों को ये चीजें कॉपी पेस्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है, टू अवॉइड एनी हिंड्रेंस इन द प्रोसेस, ठीक है जी। तो आप लोगों को ये दे दिया, यूजर नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, आप लोगों ने चले जाना है कंट्रोल पैनल के ऊपर। मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं अपने इस कंट्रोल पैनल के अंदर आ जाऊंगा।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो मुझे उन्होंने दिए हैं वो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, और मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उन अच्छी वेबसाइट्स का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा जिनके थ्रू आप लोग लोकल भी और इंटरनेशनल भी आप लोग जिनसे अच्छी डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हैं। इनमें से कुछ मेरे एफिलिएट लिंक भी हैं जो क्योंकि मैंने पर्सनली जो यूज किए हैं उनके मैं एफिलिएट लिंक आप लोगों को दूंगा। ठीक है, क्योंकि जिस चीज का इंसान को पता हो, इंसान को उसी चीज का एफिलिएट बन के आगे वो चीज रिकमेंड करनी चाहिए। जिसको आपने अब तक ट्राई नहीं किया उसकी क्वालिटी का भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ठीक है, आप लोग अपने पर्सनल रिस्क के ऊपर उनके उनके पास जाएं, उनका डाउन टाइम अगर आ जाए तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं जिसका आप लोगों को रेकमेंड करूंगा वो अच्छी ही होंगी इंशाल्लाह, जो कि मैंने पर्सनली यूज की होंगी। तो मैं लॉग इन करता हूँ। ले जी, हम इस वक्त सी पैनल के अंदर लॉग इन कर चुके हैं। आप टॉप राइट कॉर्नर पर अपना यूजर नेम जो भी आपका होगा, जैसा कि इसमें ह्यूमनिस्ट है, उसको हम देख चुके हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी डिफरेंट ऑप्शंस ये आपको यहाँ पे देगा, मगर इन सब चीजों को बारी बारी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप राइट साइड पे इस कॉलम के ऊपर गौर कीजिएगा ताकि आप लोगों की लर्निंग हो सके। ये आप लोगों का यूजर नेम और आपकी वेबसाइट, आपका आईपी एड्रेस जो करंटली वो बता रहा है, और आप इस वक्त जो आपने जगह ली हुई है उसके अंदर किस कैटेगरी के अंदर, होम के अंदर, ह्यूमनिस्ट के फोल्डर के अंदर। ठीक है, ये आईपी एड्रेस और ये थीम यहाँ पे लिखा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मैंने यहाँ पे 2 GB की स्पेस इनसे ली हुई है। 1.95 GB में से 166.23 MB इस वक्त यूज हो चुका है, 8.31 MB। ठीक है, अब बाकी की जो मेरे पास जो 2 GB की जो जगह है उसके अंदर मुझे देखना है कि मैं कौन कौन सी इसमें वेबसाइट्स अपनी ऐड कर सकता हूं। मैं चाहूं तो एक वेबसाइट भी डाल सकता हूं, 2 भी डाल सकता हूं, 3 भी डाल सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरी वेबसाइट का साइज कितना बड़ा है, मैं उस पर क्या काम करने वाला हूं। ठीक है, यानी अगर मैं कोई ऐसी वेबसाइट बना रहा हूं जिसके अंदर मुझे शॉर्ट कोर्सेज अपलोड करने हैं, फिर तो मुझे बड़ी बड़ी वीडियोस उसके अंदर अपलोड करनी पड़ेंगी, फिर वो हो सकता है अच्छी खासी जगह मुझे ले ले, तो मुझे उस हिसाब से होस्टिंग अपनी जो है खरीदनी पड़ेगी। जी, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि वर्डप्रेस आप लोगों ने इसके अंदर किस तरह से इंस्टॉल करना है। ठीक है, स्टेप्स को बहुत गौर से देखिएगा, और डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी इसकी लोकेशन यहाँ पे फर्क हो सकती है। कुछ लोगों ने वर्ड्स लिखने की बजाय यहाँ पे आइकॉन लगाए होते हैं, आइकॉन्स के साथ वर्ड होते हैं। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले मैं एक चीज दिखाऊं, ये फाइल के अंदर फाइल्स मैनेजर है। ठीक है, इसको आप खोलकर अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को यहाँ पे फाइल्स का डाटा यहाँ पे नजर आएगा कि आपने जो होस्टिंग ली है उसके अंदर कौन कौन से फोल्डर हैं। जिस तरह से आप सी या डी ड्राइव के अंदर अपनी कंप्यूटर में जाते हैं तो वो जो होस्टिंग ली है उसके अंदर ये सारे के सारे फोल्डर हैं, और ये है वो फोल्डर public.html। इन आइकॉन्स के ऊपर मत जाइए, ये सारे के सारे ये भी फोल्डर्स ही हैं। public.html इसके अंदर आपकी वेबसाइट जो है वो इंस्टॉल हुआ करती है। ठीक है, ये इट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। हम वापस आते हैं और ये देख लीजिए SSL, जिसके अंदर आपका SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हुआ करता है। हम बैक चलते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पर नीचे आते हैं और ढूंढते हैं कि वर्डप्रेस हमारा किस जगह पे है। ये सॉफ्टवेयर वाली जगह, कई दफा इस सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन के अंदर वर्डप्रेस होता है, मगर यहाँ पे इस वक्त नहीं लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया स्क्रिप्ट्स के अंदर, यहाँ पे वर्डप्रेस है, बल्कि यहाँ पर भी था वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टेक्युलस। ठीक है, तो किसी भी कंपनी का नाम लिखा हो सकता है। हम यहाँ वर्डप्रेस के ऊपर हम क्लिक करते हैं, इसको न्यू विंडो में खोलते हैं, और कई दफा होता है कि इसके ऊपर अगर ज्यादा देर हम लोग टिके तो ये साइन आउट भी कर देता है सी पैनल, हमें दोबारा साइन इन भी करना पड़ता है, तो उस चीज से भी घबराना नहीं है आप लोगों ने। हम इस पे चलते हैं जी। ये हमारे पास आ गया वर्डप्रेस वाली जगह जहां पे हम वर्डप्रेस जहां से हमने इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये जैसे आप नॉर्मल कोई सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल आप उसी तरह से आप लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, ना पढ़ना चाहें तो भी कोई मसला नहीं। यहाँ पे आपको ये बता रहा है भाई कि ये इसके अंदर 2 GB की जगह मौजूद है, और हमने सिर्फ और सिर्फ 52 MB की जगह लेनी है। वर्डप्रेस ने इतना छोटा सा सॉफ्टवेयर है 52 MB का, मगर कमाल का है। मैं यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके देखता हूँ क्या होता है। मेरे पास ये एक जगह सामने खुल आती है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये चीज आप देखें HTTPS। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को SSL फोल्डर के बारे में बताया। SSL फोल्डर क्या चीज थी, उसके अंदर आपका SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल होता है। ठीक है,
SSL सर्टिफिकेट क्या चीज होती है? एक ऐसा सर्टिफिकेट जो कि अगर आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल्ड हो तो आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है, और आपकी वेबसाइट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर इस तरह का लॉक का सिंबल, ये आप देख रहे हैं, ये बना होता है। इसका मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है। किसी वेबसाइट के स्टार्टिंग में सिर्फ HTTP हो और उसके बाद वेबसाइट का नाम आ जाए तो वो वेबसाइट सिक्योर नहीं होती। रैंकिंग के लिए इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स डिफाइंड बाय गूगल कि भाई आपको अपनी वेबसाइट के अंदर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना होता है। अगर ये सी पैनल के अंदर किसी जगह पे आपको इजीली मिल जाता है कि भाई SSL फ्री का आप इंस्टॉल कर लें तो कर लें। अगर नहीं आपसे होता, कस्टमर सपोर्ट जिनसे आपने होस्टिंग ली हुई है उनसे आप राब्ता करें, वो भी खुद भी इंस्टॉल करके दे देंगे आपको SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट फ्री में भी होता है और SSL सर्टिफिकेट पेड भी होते हैं। पेड वाले ऑब्वियसली ज्यादा सिक्योर हुआ करते हैं, ठीक है। पर ये तो वेब डेवलपमेंट की काफी सारी चीजें, अगर आप लोगों को समझ आ जाती है ठीक है, नहीं आती तो भी कोई ऐसा मसला नहीं। पर इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आप लोगों ने HTTPS यूज करना है, और www अगर आप अपनी वेबसाइट के शुरू में लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो कोई मसला नहीं। बार मेरी ये रिकमेंडेशन है कि ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि दुनिया तेज हो गई है, ये चीजें अब इतनी पसंद नहीं की जाए। आप लगाएं ना लगाएं, फिर भी www से भी खुल जाएगी वेबसाइट और इसके बगैर भी खुल जाएगी, ठीक होगी बात। चलें जी। और ये है वो एक डोमेन जो मैंने इस वक्त, एक डोमेन मैंने खरीदी हुई है। देखें यहां पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपकी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल डोमेन्स इंस्टॉल हो सकती हैं। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपके पास अभी एक ही वेबसाइट का नाम आएगा, क्योंकि इस वक्त एक ही डोमेन बाय की हुई है। अगर मल्टीपल होती तो वो यहां से आप वो स्पेसिफिक वेबसाइट चूज करते जिसके अंदर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो इससे मजीद भी एक नया फोल्डर इसके अंदर डाल के उसके अंदर भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, मगर जरूरी नहीं है आपको ये करना, और ना ही रेकमेंडेड है मेरी तरफ से। वर्जन यहाँ पे इसने बताया वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। जाहिर है को पुराना वर्जन तो आप इंस्टॉल नहीं करेंगे, हो सकता है जितनी देर तक आप ये देखें 7वां 8वां 9वां 10वां, पता नहीं कौन सा वर्डप्रेस का वर्जन आ जाए, बट जो भी है लेटेस्ट आपने वो इंस्टॉल करना है, कोई ऐसा मसला नहीं। यहाँ पे आप लोग अपनी जो भी वेबसाइट है उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है। ह्यूमनिस्ट होप मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ह्यूमनिस्ट होप इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग नीडी पीपल इन पाकिस्तान, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने इधर लिख दी, ठीक हो गया। अब बड़े इंपॉर्टेंट एक काम, एक यहाँ पे आपने एक अदद वो लिखना है ईमेल एड्रेस। यहाँ पे मैंने एक ईमेल एड्रेस कॉपी किया हुआ था, जो वेबसाइट जिस ईमेल से एडमिन होगी, जहां पे कॉन्टेक्ट अस फॉर्म की ईमेल्स जिसके पास जाएंगी, वो मैंने एडमिन ईमेल यहाँ पे डाल दिया। ये एडमिन ईमेल आप चाहें तो जिनसे आपने होस्टिंग ली हुई है उनसे भी आप स्पेसिफिकली बाय भी कर सकते हैं। यानी ऐसा होता कि वो मुझे ईमेल एड्रेस स्पेसिफिकली ऐसा भी प्रोवाइड कर देते हैं कि fahad@humanisthope.org, ठीक है। अगर आप, मगर उसके जाहिर है वो एक्स्ट्रा पैसे लिया करते हैं इस तरह का ईमेल जनरेट करने के, बट आप लोग स्पेसिफिक कोई जीमेल रख के भी अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो एडमिन है यूजर नेम वो आपने रखना है। अब ये कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड है? ये वो यूजर नेम एंड पासवर्ड है जो कि आपका वर्डप्रेस के लिए यूज होगा। एक यूजर नेम पासवर्ड था सी पैनल का, कंट्रोल पैनल का। अब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं, वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करने के लिए आपको कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। और नेक्स्ट टाइम आपने जब भी वर्डप्रेस के अंदर जाना है, आपको सी पैनल के अंदर आने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वर्डप्रेस के अंदर आ सकेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। तो जी यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड जो है, यहाँ पे अब टफ लिखा हुआ है, मैं इसको जो है एक अच्छा पासवर्ड चूज करके यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब ये जब हो गया तो आपके पास ऑप्शंस हैं, एक तो यहाँ पे क्विक इंस्टॉलेशन की है, ठीक है। और मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो वहां पर मुझे एक ऑप्शन आएगी इंस्टॉल की, सिंपल इंस्टॉल की और एक क्विक इंस्टॉल की। दोनों ही चीजें ठीक है, कोई इनमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर इनको क्लिक करने के बाद कोई आपका एरर आ जाए तो वो जरूर यही इन्हीं में से कुछ होगा कि ये चीज चूज नहीं की, ये नहीं की, ये नहीं की, ये नहीं की। सब चीजें जब आपकी डन हो जाए तब आपको वो इंस्टॉल करने देगा। तो मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आया, यहाँ पे इंस्टॉल का बटन है, मैं इस पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे आप देखें कि इसने इंस्टॉलेशन यहाँ पे शुरू कर दी है। ये 4 से 5 मिनट मैक्सिमम ले लेगा और कर लेगा। ये देखें इसने 4 से 5 मिनट में नहीं, इसने बहुत जल्दी करके दे दिया मुझे, ठीक है। अभी आप ये बात देखें
कि इसने मुझे मेरे सामने दो लिंक मुझे प्रोवाइड की। एक है मेरी वेबसाइट का लिंक जो कि है humanisthope.org और दूसरा है humanisthope.org/wp-admin। कोई भी वेबसाइट दुनिया की हो, अगर आपने पता करना हो कि भाई वो वर्डप्रेस पे बनी हुई या कि नहीं बनी हुई, उसके आगे /wp-admin लगाकर आप लोग चेक कर सकते हैं कि भाई वहां पे वर्डप्रेस का लॉगिन वगैरह आता है कि नहीं आता। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करके देख लेता हूं कि इस वक्त मेरी वेबसाइट की हालत क्या है। तो जी, ये इस वक्त है मेरी वेबसाइट humanisthope.org, बिल्कुल खालम खाली। उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने दी थी हेलो वर्ल्ड वेलकम टू वर्डप्रेस, और कुछ भी नहीं, इसके अंदर इंस्टॉल ही नहीं। ठीक है, अब मैं इस वेबसाइट को थोड़ी शेप दूंगा। शेप कैसे दूंगा? जब मैं वर्डप्रेस के अंदर लॉग इन करूंगा तो मैं वापस आता हूं और मैं ये वाला अपना लिंक यूज करता हूं और इसके अंदर मैं यूजर नेम पासवर्ड अपना डालूंगा और फिर मैं इसमें लॉग इन करूंगा। इसको मैं खोलता हूं। ले जी, उसने मुझे ऑटोमेटिकली मुझे अंदर लॉगिन कर दिया। अगर यहाँ पे लॉगिन नहीं भी होता तो मुझसे यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, वो वाला यूजर नेम जो अभी मैंने प्रीवियसली दे के हटा हूं। ठीक है, ह्यूमनिस्ट था मेरा यूजर नेम और पासवर्ड मैंने आप लोगों के सामने कोई मर्जी का सिलेक्ट किया। फिर वंस अगेन रिमाइंडिंग यू, सी पैनल का पासवर्ड यूजर डिफरेंट चीज होती है, ह्यूमनिस्ट होप या आपकी जो भी वेबसाइट है उसके वर्डप्रेस का यूजर नेम और पासवर्ड डिफरेंट चीज होती है। ये दोनों सेम हो भी सकते हैं, डिफरेंट भी रखना चाहिए तो आप रख सकते हैं। इनको सेम रखने की कोई भी वो कंपल्शन आप लोगों के ऊपर नहीं है। आप सबसे पहले इस पूरे कॉकपिट को समझने की कोशिश कीजिए। क्या है जी, वेलकम टू वर्डप्रेस, और ये कह रहा है राइट योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें समझ में आती, ठीक है, नहीं आती तो भी कोई मसला नहीं है, इसको यहाँ से डिसमिस करें आप। ठीक है, ये आपको यहाँ पे साइट हेल्थ बता रहा है, इस वक्त बता रहा है आपकी वेबसाइट के अंदर एक पोस्ट है, एक पेज है, एक कमेंट हुआ हुआ है। ये वही है जो बाय डिफॉल्ट हुआ हुआ है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं इसके अंदर लेफ्ट साइड पे ये पोस्ट है, मीडिया पेजेस कमेंट अपीयरेंस, इसके अंदर मैं जाता हूं। अपीयरेंस के ऊपर आप माउस ओवर करेंगे तो आपके पास एक चीज आ जाएगी थीम की। ठीक है, थीम के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ये दिखाने लगेगा कि वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल होने वाले थीम कौन कौन से हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे इसने मुझे 2 से 3 थीम दिखाए हुए हैं जो कि बिल्कुल फ्री में मेरे पास आया करते हैं। ये इस वक्त 2021 का एक थीम है, 2019 का एक थीम है, 2020 का एक थीम है। हर साल वर्डप्रेस एक अदद नया थीम अपने अंदर डाल देता है। 2023 में भी एक देगा, 2024 में भी एक देगा, बट जरूरी नहीं है कि आप लोग इन्हीं थीम्स में से कोई एक थीम अपनी वेबसाइट के लिए चूज करें। अभी मैं चाहता हूं कि मैं कोई ऐसा थीम यहां पे यूज करूं जो कि इनमें से नहीं है, कोई एक बिल्कुल ही नया थीम मेरे पास हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ऐड न्यू पर मैंने क्लिक किया और मेरे पास ये डिफरेंट, इसने मुझे थीम की ऑप्शंस मुझे बताने लग गया। क्या बता रहा है भाई, 4413 थीम्स की ऑप्शंस है मेरे पास जो कि मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। नाउ इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी वेबसाइट या ब्लॉग का मकसद क्या है। ठीक है, अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है, ई कॉमर्स करना चाह रहा हूँ, ये एस्ट्रा थीम का नाम, ये थीम का नाम है एस्ट्रा थीम, मेरे लिए ठीक रहेगा। उसके बाद ये ओशन WP थीम का नाम है, फिर पॉपुलर FX नाम है, नेवी या जो भी इसको जनरेट प्रेस एक थीम का नाम, ये सारे थीम का नाम है। और ये मुझे बता रहा है कि भाई इनको इंस्टॉल करने के बाद मेरी वेबसाइट मोर और लेस किस तरह की लगेगी। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरी वेबसाइट जो है एक NGO है या फिर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिससे मैं फंड रेजिंग करता हूँ। मुझे वो जरा फ्रेंडली किस्म का थीम चाहिए, मुझे उसके अंदर कोई ज्यादा भोंडा किस्म का काम मुझे उसके अंदर नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं वैसे ही देख लेता हूँ। फर्ज किया मुझे अभी ये पसंद आ गया, फर्ज किया न्यूज वे के नाम से कोई थीम है और ये फ्री है। ठीक है, मोस्टली वर्डप्रेस के थीम फ्री होते हैं यहाँ पे, मगर इसके अंदर सारे के सारे जो इनके फीचर्स हैं वो फ्री नहीं होंगे, उनके लिए आपको इनका पेड वर्जन बाद में बाय करना पड़ेगा। मगर अपना काम निकालने के लिए फ्री थीम इज मोर देन इनफ। आप यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करें, ये इंस्टॉलिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी और ये उसी 2 GB की स्पेस के अंदर इंस्टॉल करके देगा आपको थीम। ठीक है, ये इंस्टॉलिंग हो रहा है, टाइम ये अपना ले रहा है, देखते हैं कितनी देर में करता है। ले जी, इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको कर देना है एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद ये इस थीम को उठाकर बिल्कुल ऊपर ले जाएगा और कह देगा एक्टिव थीम इस वक्त न्यूज वे है। थोड़ी देर पहले 2021 वाला जो थीम था
वो एक्टिव हुआ था। अब यहाँ पे मुझे कह रहा है कस्टमाइज भी आप इसको करके देख लो। अच्छा, अब ये थीम इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ मेरी वेबसाइट के अंदर, ये मैं जाकर देख लेता हूँ। कहाँ पे? मुझे अपनी वेबसाइट ह्यूमनिस्ट होप के ऊपर जाना पड़ेगा। ये जो भी मैंने खोली थी इसके अंदर थीम इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। लें जी, मैंने इसको रिफ्रेश करके देख लिया और एकदम से मेरी वेबसाइट डिफरेंट, 100% डिफरेंट मेरे सामने आ गई वेबसाइट। वो जो एक पेज ये अंदर कह रहा था वो सैंपल पेज ये है। वो जो एक ब्लॉग पोस्ट वो इसके अंदर कह रहा था वो हेलो वर्ल्ड के नाम से ये बनी हुई है। ठीक है, अभी इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता आप कंटेंट डालते जाएंगे तो ये प्यारी से प्यारी होती जाएगी। ठीक है, इन चीजों को मैं चेंज करूंगा। इनकी जगह पे मैं कोई लोगो लगा के देखूंगा। मेरी पुरानी पोस्ट यहाँ पे आएंगी, रिसेंट कमेंट्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और रिसेंट ब्लॉग पोस्ट मेरी यहाँ पे नजर आने लगेंगी। ठीक, ये सारी की सारी चीजें मुझे आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इसमें कंटेंट डालूंगा तब मुझे नजर आना शुरू होंगी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके अंदर आप लोगों को इसकी डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं और डिफरेंट जो पेजेस हैं वो मैं आप लोगों को इसके अंदर डालना बताऊंगा कि वो कैसे डाले जा सकते हैं। उससे पहले हम अपनी वेबसाइट को खोलकर देख लेते हैं। मैं यहां पर गया और विजिट साइट करूंगा तो मुझे मेरी वेबसाइट की करंट हालत मुझे ये दिखा रहा है कि भाई वेबसाइट की करंट हालत जो है वो ये है। ठीक है, इसके अंदर आप इन पेजेस का नेम चेंज कर सकते हो, यहाँ पे मजीद पेजेस डाल सकते हो, इस पट्टी का कलर बदल सकते हो और बहुत सारी डिफरेंट चीजें जो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, अब आप लोग इसमें पेजेस डालना चाहते हैं या कैटेगरीज डालना चाहते हैं, आप लोगों को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को उसके लिए जाना पड़ेगा इधर ऑल पेजेस के अंदर आप लोग चले जाएं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे सैंपल पेज भी बना हुआ है, प्रिवेसी पॉलिसी भी बनी हुई है। आप इन सब जो भी पहले बने होंगे इनको आप डिलीट कर सकते हैं, मूव टू ट्रैश आप करें, ये यहाँ पे सारे के सारे खत्म हो जाएंगे और ये ट्रैश के अंदर जा चुके हैं। आप चाहें तो इनको ट्रैश में से भी यहाँ से बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं, एम्प्टी ट्रैश करके। ठीक है, अब कुछ वेबसाइट के कुछ एसेंशियल पेजेस होते हैं। एक पेज आपका डिस्क्लेमर का होता है, एक पेज आपका प्रिवेसी पॉलिसी का होता है और एक पेज इसी तरह से आपका टर्म्स ऑफ सर्विस का होता है। ठीक है, तो ये मैंने किया और मैं यहाँ पे कहता हूँ टर्म्स ऑफ सर्विस, ये मैंने किया। अभी मैं इसमें कंटेंट नहीं लिखता, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ये मैंने पब्लिश इसको कर दिया। ठीक, इसी तरह से मैं अब एक पेज और बनाने की कोशिश करता हूं। यहां से मैंने बैक किया और मैंने यहां पर एक टर्म्स ऑफ सर्विस बना ली। इसी तरह से मैं डिस्क्लेमर का भी एक पेज बना लेता हूं। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर का भी पेज मैंने पब्लिश कर लिया जी। और मैं इसको करने के बाद यहां से फिर बैक जाऊंगा और मैं यहां पे एक और मैं पेज यहां पे बना लेता हूं जिसका नाम होगा अबाउट अस। अबाउट अस का भी पेज मैंने बना लिया। अब मैं इसके ऊपर पीछे बैक जाता हूँ। ये सब पेजेस किस तरह से बनाने हैं मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अबाउट अस लिखना भी, डिस्क्लेमर, टर्म्स ऑफ सर्विस भी मैं आप लोगों को इसके हैक्स बता चुका हूँ किस तरह से किए जा सकते हैं और उनको आप लोग रिफ्रेश करके बाद में उसमें कंटेंट आप लोग अपना लिख सकते हैं। इसी तरह से एक पेज अब आप लोगों का बनेगा प्रिवेसी पॉलिसी का। प्रिवेसी पॉलिसी ये बनेगा, इसको भी पब्लिश मैं करूंगा और ये मैं देखता हूँ कि ये भी मैंने पब्लिश कर दिया। ठीक है, रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा एक फाइनल एक और पेज जो होता है वो हमारा होता है कॉन्टैक्ट अस का पेज। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट अस का पेज ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसको भी मैंने पब्लिश किया और ये मेरे पास, ये भी मैंने इसके अंदर पेज बना लिया। बैक पे आकर मैं देखूंगा तो मेरे पास टोटल ये 5 पेजेस मेरे पास जो है वो बन गए। ठीक है, इनकी तरतीब मैटर नहीं करती। अब मैं जाकर देखता हूं वहां पे क्या मेरी वेबसाइट के ऊपर ये 5 पेजेस विजिबल हुए हैं किसी जगह पर। देखें, अभी तो कहीं विजिबल नहीं है। मैं रिफ्रेश करके भी देखता हूं फिर भी किसी जगह पर ये विजिबल नहीं होंगे। नहीं जी, हो गए हैं वैसे विजिबल, बट लेकिन अगर ये विजिबल ना हो तो इन लोगों इनको विजिबल करने का तरीका भी एक होता है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को इधर जाना है अपीयरेंस के अंदर और वहां से जाना है आप लोगों को मेन्यूज के अंदर। यहाँ पर मैं आता हूँ और एक मैं अपना एक मेन्यू क्रिएट करने का कोशिश करता हूँ। इस मेन्यू का मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ, कोई भी जरूरी नहीं है कोई खास मेन्यू रखना। लोग इसको मेन मेन्यू रख लेते हैं मगर मैं इसको रखता हूँ जनरल पेजेस। इस नाम से मैं मेन्यू रख बना लेता हूँ और मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ इस मेन्यू को। ले जी, ये मेरा एक मेन्यू हो गया। इस वक्त मेरा ये वाला मेन्यू सिलेक्टेड है और मैं इसके अंदर
चीजें डाल सकता हूं। कौन कौन सी? ये वाले मेरे पेजेस, कॉन्टैक्ट अस, प्रिवेसी, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, टर्म्स ऑफ प्राइवेसी, ऐड टू मेन्यू मैं करूंगा तो ये मेरे इस मेन्यू के अंदर ऐड हो गए। अभी ये देखें, यहाँ पे मैं इनकी तरतीब भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यानी अबाउट अस हमारा सबसे पहले आया करता है, फिर प्राइवेसी पॉलिसी आता है, फिर हमारा डिस्क्लेमर आता है, टर्म्स ऑफ सर्विस आता है। आप इस तरह से, और आमतौर पे कॉन्टैक्ट अस सबसे एंड पे हुआ करता है। आप चाहें तो इसकी सब कैटेगरी में भी इसको डाल सकते हैं, थोड़ा सा आगे करके, बट आप इनको इसी तरतीब में ऐसे रखें और इस मेन्यू को आप सेव कर लें, जिसका नाम मैंने रखा जनरल पेजेस। ठीक है। अब ये हुआ कि इस मेन्यू के अंदर मैंने जनरल पेजेस के अंदर इन 5 पेजेस को जब मैंने डाल दिया ना, तो मैं जनरल मेन्यू को अपनी वेबसाइट के अंदर किसी भी डिफरेंट जगह पर प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है। जनरल मेन्यू, जनरल पेजेस के नाम का मेन्यू अगर मैंने कहीं पर भी होगा, उसका मतलब ये होगा उसके अंदर ये 5 पेजेस हैं। ठीक है। उनको मैं चाहे यहां कर लूं, चाहे यहां लगा लूं, चाहे मैं बिल्कुल बॉटम के ऊपर लगा लूं, ये डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमाइजेबिलिटी ऑफ अ थीम मैं इसको डिफरेंट जगहों पर प्लेस कर सकता हूं। अभी मैं इनकी लोकेशन को आपके सामने चेंज करके बताता हूँ। यहाँ पे मैनेज लोकेशन है, और ये डिपेंडिंग अपॉन द थीम भाई, कि ये मुझे कहाँ कहाँ पे किस चीज को लोकेट करने को देता है। 2 मेन्यूज मुझे छेड़ने को दे रहा है। कह रहा है कि फुटर मेन्यू के अंदर आप किसी मेन्यू को लगा सकते हो। मैं जो एक जनरल मेन्यू लगाया, मैं इसको यहाँ पे फुटर के अंदर लगाकर, फुटर यानी नीचे वाला हिस्सा वेबसाइट का, उसमें लगाकर सेव चेंजेस करता हूँ, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या मुझे नीचे फुटर में किसी जगह पे चीजें हैं। ये देखें, ये होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, यहां पर ये चीज अपीयर हो चुकी है। ठीक है। इसको ये इतने अच्छे से नहीं दिखा रहा, क्योंकि इसको कस्टमाइज मजीद करना पड़ेगा कि इसका स्पैन यहाँ पे इंक्रीज हो, ताकि कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे आ सके। बट फुटर के अंदर मेरे पास ये एक जो ये सारी की सारी चीजें थी, वो मेरे पास यहाँ पर अपीयर होने लग गई। ठीक है। इनको जनरल मेन्यू आपने जानना चाहते, जनरल मेन्यू कहाँ पे है, तो आप लोग जनरल पेजेस के अंदर भी इसको डालकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा भाई कि प्राइमरी मेन्यू किसको ये बोलने लगा हुआ। ठीक है। प्राइमरी मेन्यू गालिबन ये इसी को कह रहा है। ठीक है। अबाउट अस, टर्म्स ऑफ सर्विस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट, इसी चीज को शायद ये प्राइमरी मेन्यू कह रहा है। अब मैं इस प्राइमरी मेन्यू को यहाँ पे मैं चेंज करना चाहता हूँ। मुझे करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे एक नया मेन्यू मैंने बनाना है, और प्राइमरी मेन्यू की लोकेशन पर मुझे उस मेन्यू को लगा देना है। बट यहाँ पर जितनी भी चीजें आमतौर पे आती हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो एक स्टैंड अलोन पेजेस हो, वो यहाँ पर कैटेगरीज भी हो सकती है। यानी मैं इधर एक चीज पे क्लिक करूं और मुझे वहां पे उसके अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स आने लग जाए, इस चीज पे मैं क्लिक करूं, वहां पे मुझे डिफरेंट उसके अंदर ब्लॉग पोस्ट आने लग जाए। ये चीज हुआ करती है वेबसाइटों के अंदर। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि डिफरेंट कैटेगरीज भी हो, और यहाँ पे मेरे पास पेजेस हो। ये हो पेजेस, अबाउट अस का एक पेज हो, स्टैंड अलोन पेज हो, कॉन्टैक्ट अस का एक पेज हो, और दरमियान में मेरे पास 3 से 4 कैटेगरीज हो। ठीक है। तो मैं वो कैटेगरीज बनाने की अब आपके सामने कोशिश करता हूँ। मैं अब ये करता हूँ कि मैं यहाँ पोस्ट के ऊपर जाता हूँ और इधर चला जाता हूँ कैटेगरीज के ऊपर। कैटेगरीज के अंदर मैं जाऊंगा तो मेरे पास ये मुझे बताएगा भाई आपके पास इस वक्त कोई कैटेगरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक अनकैटेगराइज्ड के नाम से एक कैटेगरी है, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। ठीक है। उसको आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है। अब मैं एक इसके अंदर रखता हूँ कैटेगरी इवेंट्स के नाम से। ठीक। और उसकी पेरेंट कैटेगरी में कुछ नहीं रख रहा, इसके अंदर शायद कोई डिफरेंट इसके अंदर चीजें मैं चाहता हूं आए, इसके ऊपर कोई चीज ना आए। इसकी डिस्क्रिप्शन आप यहां पर लिखना चाहें तो ठीक है, ना लिखना चाहें तो भी ठीक है। ऐड न्यू कैटेगरी मैं करूंगा, आप देखिएगा कैटेगरी के अंदर एक इवेंट्स के नाम से कैटेगरी यहां पर आ गई है। ठीक है। इसके अलावा मैं एक कैटेगरी में रख देता हूं डोनेट के नाम से। ठीक है। एनजीओ में रख रहा हूं मैं, डोनेट के नाम से यहाँ पे कैटेगरी रख देता हूं, और मैं उसको भी यहाँ पे कर देता हूँ डोनेट, मेरे पास आ गई। ठीक है। एक मैं यहाँ पर कर देता हूँ मीडिया के नाम से कैटेगरी, के जिसके अंदर मैं पिक्चर्स वगैरह मेरी को आनी हो तो मैं वो डाल सकता हूँ। इस तरह की कोई चीजें आ सकती हैं। या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि सर्विसेज जो है मेरी कंपनी या मेरी एनजीओ वो क्या देना चाह रही है, वो चीज हो सकती है, वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ जी। ठीक होगी बात। ले जी। ये मेरे पास मैंने 3 डिफरेंट कैटेगरीज बना दी हैं, और इनको मैं अब यूज कर सकता हूँ। इनको यूज करके, इन कैटेगरीज को यूज करके एक अदद मैं मेन्यू बना सकता हूँ। ठीक है जी। तो मैं वापस वहां जाता हूँ अपीयरेंस के अंदर, और मैं जाता हूँ मेन्यूज के अंदर, और अब मैं वहां पे देखता हूँ कि मैं क्या कोई नया मेन्यू मैं बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू मेन्यू पे जाऊंगा। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं मेन्यू का एक नाम मैं दे देता हूँ। इस मेन्यू का नाम आप
कुछ भी आप नाम रखते हैं, मैं इसका नाम डोनेशन मेन्यू चलो मैं रख लेता हूँ, या ह्यूमनिस्ट मेन्यू रख लेता हूँ, ह्यूमनिस्ट मेन्यू रख लेता हूँ। ठीक, मैं इसको क्रिएट करता हूँ। इस मेन्यू के अंदर जी ब्लॉग पोस्ट भी आ सकती हैं, इसमें कैटेगरीज भी आ सकती हैं, इसमें स्टैंड अलोन पेजेस भी आ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, ये सारी चीजें जो है इसमें आ सकती हैं। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ इसके अंदर सबसे पहले जी अबाउट अस आए और कॉन्टैक्ट अस भी आए, ये दो चीजें तो आनी ही आनी, मैं चाहता हूँ कि आए इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद कैटेगरीज है जी, कैटेगरीज के अंदर मैं यहाँ पे व्यू ऑल करूंगा तो मेरे पास ये 3 कैटेगरीज हैं जो कि मैं इस मेन्यू में ऐड करना चाहता हूँ, ले जी वो भी ऐड होगी। अब मैं इनकी तरतीब क्या चाहता हूँ, तरतीब मैं इनकी ये चाहता हूँ कि अबाउट अस हो, डोनेट हो, इवेंट हो, सर्विसेज हो, कॉन्टैक्ट अस हो। ठीक है जी, तो ये मैंने मेन्यू कर लिया, सेव कर लिया। ठीक, अब मैं चाहता हूँ ह्यूमनिस्ट मेन्यू जो मेरा है वो मेरा कहाँ चला जाए, वो चला जाए मेरा प्राइमरी मेन्यू के ऊपर। तो मैं मैनेज लोकेशंस पे जाऊंगा और यहाँ पे जनरल पेजेस की बजाय ह्यूमनिस्ट मेन्यू को सिलेक्ट करके सेव चेंजेस करूंगा, और इसके बाद मैं जाकर देखता हूँ कि मेरी वेबसाइट में क्या चेंजेस आने लगा है। ले जी, अबाउट अस की जगह डोनेट, इवेंट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर आ गया मेरे पास, और मेरे पास नीचे फुटर में ये सारी चीजें चली गई। ठीक है जी, मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि मुझे अबाउट अस दिखाना चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट अस दिखाना चाहता हूँ, तो ये चीज मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब अबाउट अस तो होगा एक स्टैंड अलोन पेज होगा, कॉन्टैक्ट अस भी आपका एक स्टैंड अलोन पेज होगा। ठीक, ये कैटेगरीज हैं जिसके अंदर डिफरेंट पेजेस भी हो सकते हैं और डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट भी हो सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, ये इवेंट एक ऐसी कैटेगरी है, अब ये सेंस मैं बना रहा हूँ कि इसके अंदर मैं एनजीओ अपने काम करने के लिए किसी जगह पे कोई हैंड पंप्स लगाने गया, वहां के इवेंट की स्टोरी और तस्वीरें उसमें आई, किसी दिन मैं किसी जगह पे वेलफेयर का कोई काम कर रहा हूँ, चंदा जमा कर रहा हूँ, उसकी कोई एक्टिविटी आई, वो इवेंट यहाँ पे आ जाए। सर्विसेज के अंदर आ सकता है जी कि हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग आप लोगों के लिए फंड रेजिंग करते हैं, हम ऑर्फन्स को पढ़ाते हैं, हम लोग डिफरेंट बहुत से चीजें, हम लोन देते हैं, हम कर्जे हंसना देते हैं, ये सारी की सारी सर्विसेज के इसमें डिफरेंट पेजेस, डिफरेंट पोस्ट इसके अंदर आ सकती हैं। ठीक होगी जी बात, चले अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये चीज हमने करनी कैसे है। डोनेट है, तो डोनेट की कैटेगरी के अंदर, या चले इवेंट की कैटेगरी के अंदर, मैं आप लोगों को एक अदद ब्लॉग पोस्ट लिखकर दिखाता हूं कि कैसे मैं इसके अंदर ब्लॉग पोस्ट को लिखूंगा, कैसे मैं करूंगा। तो मैं वापस आता हूं यहाँ पे जी, और मैं पोस्ट के अंदर जाता हूं और यहाँ पे मैं करता हूं ऐड न्यू। ठीक, अब ऐड न्यू यहाँ पे आया तो मुझे भाई ये कह रहा है कि वही जो मैंने आप लोगों को H1 हेडर बताया था, वो इसके अंदर यूज होगा, फंड रेजिंग इवेंट एट पंजाब कॉलेज, पंजाब कॉलेज 2023। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया, इसका टॉपिक लिख दिया, और यहाँ पे मैं आर्टिकल जो है कोई भी मैं लिखना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये मैंने किया, और मैं इसको डिफरेंट इस तरह से मैंने आर्टिकल, मैंने ये पूरा आर्टिकल, फर्ज कीजिए मैंने ये आर्टिकल यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, इसके अंदर आप चाहे किसी भी पॉइंट पे तस्वीरें भी डाल सकते हैं, डिफरेंट कोई भी चीज आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। मैं चाहूंगा आपको एक काम सिखाई दूं यहाँ पे, जब भी आप एंटर प्रेस करते हैं तो उसके बाद आपकी जो सिलेक्टेड जो भी चीज होती है वो एक ब्लॉक बन जाया करती है। ठीक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये इसके ऊपर एक ये पूरा डब्बा बन जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ब्लॉक और ऐड करना चाहता हूँ तो मैं प्लस करूंगा, ऐड ब्लॉक होगा। ये मुझसे पूछेगा क्या चीज ऐड करना चाह रहे हो, कोई इमेज ऐड करना चाह रहे हो, कोई कोटेशन ऐड करना चाह रहे हो, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, कोई हेडिंग ऐड करना चाह रहे हो, कोई लिस्ट यहाँ ऐड करना चाह रहे हो, डिफरेंट चीजें आप कर सकते हो। तो इमेजेस पे मैं क्लिक करके यहाँ से मैं एक इमेज इसके अंदर डाल देता हूँ, तो ये अपलोड करने को कह रहा है यहाँ पे इमेज मुझे। ले जी, यहाँ पे मेरे पास इस वक्त ये एक इमेज मुझे नजर आया, तो मैंने यहाँ पर ये एक इमेज मैंने लगा दिया। ठीक, ले जी, इसके इसके साइज को भी मैं चाहूँ तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, इसकी लोकेशन को दाएं बाएं दरमियान में कोई ऐसा मसला नहीं, वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक होगी बात, तो इस तरह से मैंने अपनी एक ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे भी मैंने लिख लिया, अभी मैंने इसको कहीं पब्लिश नहीं किया। ठीक है, ये करने के बाद मैं यहाँ पे इस राइट साइड पे मैं देखता हूँ 3 से 4 चीजें। एक तो ब्लॉग के अंदर आप ये चीजें कोई इतनी खास नहीं, पोस्ट के अंदर आप देख लें कि आप इसको किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं।
आप इसको कैटेगरी के अंदर, वो डिफरेंट जो कैटेगरी आपने 3-4 चूज की थी उसके अंदर किसमें, इवेंट की कैटेगरी में आप इसको रखना चाहे उसमें रखें, चाहे तो मल्टीपल कैटेगरीज में भी आप रख सकते हैं कि डोनेट के टैब के ऊपर क्लिक करके भी आपकी वेबसाइट अपीयर होगी, सर्विसेज पे करके भी होगी, मगर हम इसको इवेंट के अंदर रखना चाह रहे हैं। ठीक होगी बात। अच्छा, ये चीज होगी। उसके बाद आप इसको इसको बंद कर दें, इसको देखें परमालिंक को। ठीक है, परमालिंक आपकी एक ऐसी चीज है जो कि होता है, परमालिंक का मतलब होता है परमानेंट लिंक। आप लोग यहाँ पे जो भी अपना वो देंगे परमानेंट लिंक यहाँ पे, वही इसका ऊपर यहाँ पे आया करेगा लिंक जो आपका, जैसे कि ये एक लिंक है, वो आपका एक परमानेंट आपका लिंक हुआ करता है। ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे इसके स्टाइल को, कि मैं अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कीवर्ड अगर डालना चाहूँ तो भी मैं वो यहाँ पे ये चीज कर सकता हूँ, बट वो बहुत ज्यादा निटी ग्रिटी के अंदर वो चीज आ जाती है। फिल वक्त आप इस चीज को समझें कि ब्लॉग पोस्ट किस तरह से, पोस्ट किस तरह से की जाती है। ठीक है जी। और ये चीज के मैं फीचर्ड इमेज इसमें मैं ऐड करूं, जब भी मैं वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे जब मुझे कोई ब्लॉग पोस्ट नजर आएगी, जैसे कि ये एक ब्लॉग पोस्ट है, तो उसके ऊपर एक तस्वीर होगी उस आर्टिकल के नाम के साथ साथ, उस तस्वीर को कहते हैं फीचर्ड इमेज। उस फीचर्ड इमेज को भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं कोई भी अपनी मर्जी का फीचर्ड इमेज जो मुझे अच्छा लगे, ये अब बस की फोटो है, मैं इसको यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। मैं वो यहाँ पे इसको चूज करके इसको अंदर एज अ फीचर्ड इमेज में यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब आप देखिएगा कि बस की फोटो होगी, बस की फोटो पे क्लिक करूंगा तो ये वाला आर्टिकल मेरे सामने खुलने लग जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं किसी चीज को हेडिंग बनाना चाहता हूं तो मैं उस चीज को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और उस चीज को हेडिंग का मैं दे दूंगा नाम। ठीक है, H2 हेडर बन जाएगा, मैं चाहूँ तो इसको H3 हेडर भी बना सकता हूँ, H4 हेडर भी बना सकता हूँ। ये H1 हेडर होता है जिसमें हमारा मेन कीवर्ड हुआ करता है, ऑन पेज एसईओ सिखाते हुए मैंने आपको ये बातें बताई थी। ठीक है, बट दिस इज नॉट एन एसईओ कोर्स, मैं आप लोगों को सिंपल जनरल एक वर्डप्रेस आपको मैं सिखा रहा हूँ किस तरह से किया जा सकता है। तो ये सब जब आपको लगे कि आपका आर्टिकल फुली प्रिपेयर हो चुका है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने इसको पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। याद रखिएगा, जो आप लोग चूज कर रहे हैं फीचर्ड इमेज बाद में चेंज हो सकता है, हेडिंग्स, तस्वीरें, सब कुछ चेंज हो सकता है, कैटेगरीज आप 100 दफा इसकी बदले चेंज हो सकता है, मगर जो परमालिंक एक दफा बन गया वो परमालिंक दूसरी दफा चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, उसको आप चेंज करेंगे तो आपकी रैंकिंग में फर्क आएगा। ठीक है, मैं इसको पब्लिश करता हूं, और इसको पब्लिश करने के बाद मैं देखता हूं कि क्या मेरी वेबसाइट के ऊपर किसी जगह पर ये अपीयर होना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ। मैं इसको पब्लिश करता हूं, तो मैं इसको व्यू पोस्ट करके भी देख सकता हूँ यहाँ से कि भाई ये दिख किस तरह का रहा है मुझे। ये मुझे अब आर्टिकल इस तरह का दिख रहा है, इस तरह का आर्टिकल मैंने लिख लिया और ये मुझे सामने दिख रहा है मेरे सामने। ठीक, अब मैं वेबसाइट के ऊपर जाकर भी देखता हूँ, भाई मैंने आर्टिकल पोस्ट किया है तो किस जगह पे कहीं कोई नजर आने लगा है, ये देखें। ये इसने मुझे दिखा दिया कि भाई ये रिसेंट आर्टिकल है आपका, और उसको थोड़ा सा एक्सर्प्ट जो है उसने मुझे लेकर यहाँ से उसने दिखा दिया, उसने ऊपर डेट भी लगा दी, फीचर्ड इमेज भी दिखा दिया। ठीक है, और ये रिसेंट जो है उसके अंदर इसने मुझे ये भी दिखा दिया कि रिसेंट आर्टिकल्स के अंदर ये है। अच्छा, मैंने इसको इवेंट्स के अंदर पोस्ट किया था, मैं डोनेट के अंदर मुझे नजर आएगा, डोनेट के अंदर नजर नहीं आएगा। इवेंट के अंदर जाऊंगा तो मुझे ये नजर आएगा, इवेंट वाले के अंदर मुझे ये नजर आ रहा है। इसी तरह से सर्विसेज के अंदर भी आप लोग डिफरेंट आर्टिकल्स ऐड करें, डिफरेंट पेजेस आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को एक और सिखाता जाऊं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस चीज को कहते हैं प्लगइन। प्लगइन को आप यूं ही समझ लीजिए कि जैसे आप लोग एक नया बाइक खरीदते हैं और उसके बाद में उस पे स्टिकर आपने लगाने तो आप एक्सटर्नल खरीदते हैं, या फिर उसमें कोई भी एड ऑन फीचर ऐड करना होता है तो आप एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो प्लगइन बिल्कुल यही चीज है। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई बंदर आकर नाचा करे, तो इस थीम के अंदर तो ऐसी कोई चीज नहीं है, मुझे उसके लिए कोई स्पेशल प्लगइन होगा जो इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब मैं उसकी एग्जांपल आपको ऐसे देता हूं कि कॉन्टैक्ट अस के पेज के अंदर हम जनरली जाए ना तो वहां पर हमें आम तौर पर एक फॉर्म नजर आया करता है। ठीक है, एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म आया करता है। अब वो फॉर्म मैं चाह रहा हूं कि मैं क्रिएट करूं। अब अगर मुझे प्रोग्रामिंग आती है तो ये तो बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, बट मैं एक काम करता हूं, मैं एक अदद प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूं अपनी वेबसाइट के अंदर, जो कि कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से एक प्लगइन होगा, और उसको यूज करके मैं अपनी वेबसाइट के अंदर एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म में जनरेट कर लूंगा। फॉर एग्जांपल जी, अब मैं यहाँ प्लगइन्स में देखता हूँ ये प्लगइन है, और मैं प्लगइन के ऊपर जाकर यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन करता हूँ। ठीक,
अब ये मुझे ये भी दिखा देगा कि भाई आपके इस वक्त प्लगइन कौन कौन से हैं। अगर आप इधर जाएंगे इंस्टॉल्ड प्लगइन के अंदर, हर थीम के साथ कुछ प्लगइन्स आ जाते हैं और कुछ आप एड ऑन भी करते हैं। याद रखिए जितने ज्यादा प्लगइन इंस्टॉल करते जाएंगे वेबसाइट की स्पीड उतनी ही स्लो होती जाएगी। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये एक बहुत फेमस प्लगइन है और आप इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आएगा। इसको मैं इंस्टॉल करूंगा और मेरी वेबसाइट के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। मगर अभी इंस्टॉल हुआ है, एक्टिवेट हुआ है, हमने इसको किसी भी जगह पे यूज नहीं किया। आप देखिए जैसे ही मैंने ये किया कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, तो ये मुझे प्लगइन्स वाली लिस्ट पे ले आया। कह रहा है कि इसके अंदर ऑलरेडी आपके पास 2 प्लगइन इंस्टॉल हैं। एक तो अकिस्मेट एंटी स्पैम, स्पैम को रोकने वाला प्लगइन है। एक हेलो डॉली प्लगइन है, पता नहीं ये क्या करता है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का एक प्लगइन है। बट अगर आपने गौर किया हो तो पहले इस लिस्ट के अंदर एक कॉन्टैक्ट वाली चीज नहीं थी। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट वाली चीज नहीं, ये अभी अभी अपीयर हुई है यहाँ पे। आप पीछे वीडियो करके देखें तो आपको पता चलेगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट, इसमें मैं कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं ऐड न्यू करूंगा और मैं एक न्यू फॉर्म क्रिएट करने की अब मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे। ठीक है जी, अब मैं वो न्यू फॉर्म किस तरह से क्रिएट करूंगा, बल्कि क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी इसने मुझे जो है ना एक बनाकर दिया हुआ टेम्पलेट। क्या है कि क्या कहता है, योर नेम होगा, उसके अंदर यहाँ पे वो फील्ड आ जाएगी, ईमेल मांगेगा, सब्जेक्ट मांगेगा, मैसेज मांगेगा और एक सबमिट का बटन यहाँ पे हुआ करेगा। ये ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसका नाम जी कॉन्टैक्ट फॉर्म, मैंने जानबूझ के इसको स्पेल गलत किया ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें इसको कि क्या चीज है। मैं नया कॉन्टैक्ट फॉर्म मैं बना रहा हूं। अब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म सेव मैंने किया तो ये मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म बन गया। अब इसने करते ही क्या कहा, कहता है कि भाई कॉपी दिस शॉर्ट कोड एंड पेस्ट इट इन योर पोस्ट पेज और एनीवेयर, जो भी आपकी जगह है वहां पे आप इसको कॉपी करेंगे ना इस टेक्स्ट को और जाकर उस जगह पे पोस्ट कर देंगे तो आप लोगों को उसके अंदर फॉर्म इस तरह का नजर आना शुरू हो जाएगा। अभी देखें कॉन्टैक्ट अस के अंदर कुछ भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट अस के पेज के अंदर जाता हूँ। ऑल पेजेस के अंदर कॉन्टैक्ट अस का मेरा पेज है और मैं कॉन्टैक्ट अस के अंदर जाकर इसको एडिट करता हूँ और इसके कंटेंट के अंदर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है जी, तो ये मैंने कर दिया। कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे अगर मल्टीपल आपने फॉर्म बनाए हो तो यहाँ पे वो कह सकता है कि भाई कौन से वाले फॉर्म को यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो मैं यहाँ पे ये मैंने कर दिया और मैं इसको अपडेट करता हूं और इसके बाद आप लोग देखिएगा कि आप लोगों के कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर वो फॉर्म आ चुका होगा। इसको रिफ्रेश करते हैं और इंशाल्लाह अज़ीज देखिए यहाँ पे योर नेम, योर ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज और यहाँ पे सबमिट। जब भी आपका कोई पर्सन आएगा और यहाँ पर आपको कोई ईमेल आपको करेगा तो वही एडमिन वाला ईमेल जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में दिया था वर्डप्रेस के ऊपर आप लोग इंस्टॉल करते हुए, उस ईमेल के ऊपर आप लोगों को ये ईमेल आया करेगी ऑफिशियली, जो भी आपका जीमेल होगा, बेशक आपने उस कंपनी से लिया होगा। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। मैंने आप लोगों को चलना सिखा दिया, इसके बाद आप लोगों ने दौड़ना खुद है। डिफरेंट प्लगइन इंस्टॉल करते जाएं, डिफरेंट कैटेगरीज अपनी बनाएं, उसके अंदर जितने मर्जी आप लोग ब्लॉग पोस्ट आप लोग डालना चाहे तो डालते जाएं। तो आप लोगों को समझ आता जाएगा। वर्डप्रेस इटसेल्फ एक बहुत बड़ा समंदर है, बट फॉर नाउ जितना काम आप लोगों को मैंने सिखाया उतना करने के लिए आपको चलाने के लिए दिस इज मोर देन एनफ। दिस इज फादर असलम खोखर द फाइबरोलॉजिस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।